आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर टॉपिक के इनसाइड आप लोगों को टॉपिक कवर करनी है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर रेशियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, लॉस एंड एफिशिएंसी, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। ये 3 टॉपिक आपको ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, ये सारे जो टॉपिक हैं, कूलिंग, ये सारे टॉपिक आप लोगों की इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है वो कन्वर्टिंग डिवाइस नहीं होती है। जैसे कि तुम्हारी जो मशीनें होती हैं वो एक प्रकार की कन्वर्टिंग डिवाइस होती हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। बट तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक प्रकार की एनर्जी लेवल को कम या ज़्यादा करने वाली डिवाइस होती है, कि कम वोल्टेज है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, या ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम वोल्टेज में कर देगा। या करंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो कम करंट को ज़्यादा करंट में, या ज़्यादा करंट को कम करंट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एनर्जी लेवल को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मैक्सिमम तुम अपने पूरे सराउंडिंग में ट्रांसफार्मर को देख रहे हो। ठीक है, कि इसका यूज हम लोग एनर्जी को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। तो डेफिनेशन देखो इसकी। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी घूमने वाली पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जो कि एनर्जी लेवल को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, जो कि एनर्जी लेवल को कम या ज़्यादा करता है कांस्टेंट एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पर। मतलब जो फ्रिक्वेंसी है, जो भी सप्लाई की तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, मतलब या तो बढ़ा देगा, या तो स्टेप डाउन, मतलब या तो कम कर देगा, तथा करंट को भी स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन कर देगा एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पर। तो एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी आपको डिफिनेशन में लिखना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तथा ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो तुमने जानते हो कि जब किसी सोलेनॉइड पे कॉइल लपेट देते हो, कॉइल लपेटने के बाद उसमें जब करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में कोई दूसरी सोलेनॉइड आ जाती है तो उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये फ्लक्स इस कॉइल को लिंक करता है। लिंक करने का मतलब काटेगा। ठीक है, तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट होने की वजह से क्या होगा? अगर ये सर्किट क्लोज है, अगर लोड लगा हुआ है या क्लोज है, तो इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर के अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो तुम्हें म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में मेनली 2 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो वाइंडिंग होगी, ठीक है, पहला पार्ट, और दूसरा इसका पार्ट होगा कोर होगा, जिस पर कि वाइंडिंग को लपेटी जाएगी। ठीक है, कोर मतलब कोई भी एक आयरन का, ठीक है, आयरन का एक कोई मटेरियल, ठीक है, जिसको तुमने बेस बना दिया है। ठीक है, उसी के ऊपर तुम्हें वाइंडिंग लपेटनी है। वाइंडिंग का मतलब एक कॉपर की वायर जिसको तुम कॉइल के रूप में उस कोर पर लपेट रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोर का काम क्या होता है? कोर का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चुंबकीय पथ प्रोवाइड कराना होता है। जैसे कि करंट वाले सर्किट में तुम देखते हो कि जो एक करंट के सर्किट में देखोगे कि जो एक वायर होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि पूरे सर्किट में करंट को प्रवाहित कराती है। इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसको अगर पूरे सर्किट में प्रवाहित कराना रहता है तो उसके लिए तुम्हें कोर की ज़रूरत पड़ेगी। कोर सिंपली से कुछ और नहीं है, बस एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ एक खंड होता है।
ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। ठीक है। सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिविटी होती है, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है, मतलब इसको बहुत आसानी से ये चुंबक बन जाता है और इसके अंदर लॉसेस भी बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन स्टील का यूज कर लेते हैं। लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है? लैमिनेटेड का मतलब होता है पतली पतली पत्तियाँ। ठीक है, बहुत ही पतली पतली पत्तियाँ, जैसे कि तुम्हारी ये बुक होती है। ठीक है, अगर मैं बुक में इन पेजों को कहूँ, ठीक है, ये जो पेज है, ठीक है, जो पेज तुम देख रहे हो, तो अगर मैं इन हर एक पेज को आपस में मिला दूं तो तुम्हें एक प्रकार का एक कोर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब दूर से देखने पर लगेगा ये एक ही है। ठीक है, एक ही कोर है, बट ये कई पन्नों से, ये पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक पत्ती जो है इसके ऊपर एक वार्निश की कोटिंग कर दी जाती है, एक वार्निश की के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि दोनों पत्तियां आपस में चिपकती नहीं है। चिपकने का मतलब दोनों लोग आइसोलेट होती हैं, मतलब दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्यों करते हैं? लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और मैंने यही देखो तुम्हें बताया कि प्रत्येक लैमिनेशन पर इंसुलेटेड वार्निश की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है वाइंडिंग। कॉपर की वायर होती है जिनको कोर पर लपेटा जाता है और जिसमें की ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो एक इसका ये सर्किट डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इसका एक सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, ये जो है तुम्हें दिखा रहा है, ये क्या कहलाता है? तुम्हारा कोर। ठीक है, कोर मतलब सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को आपस में मिलाकर एक मैंने रेक्टेंगुलर या आयत बना दिया, उसी को बोल रहा हूँ कोर। अब ये वाले हिस्से पे और ये हिस्से पर मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया, मतलब कॉपर की वायर ली और उसको इसमें राउंड राउंड लपेट दिया और इधर भी लपेट दिया। ठीक है, अब चाहे सप्लाई तुम इधर से भी दे सकते हो और सप्लाई इधर भी दे सकते हो, जिधर से तुम चाहो उधर से सप्लाई तुम दे सकते हो। जिधर से सप्लाई दोगे उसको तुम कहोगे सप्लाई पॉइंट और जिधर से लोगे उसको कहोगे लोड पॉइंट। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने सप्लाई इधर से दी। ठीक है, तो ये तुम्हारी वाइंडिंग है। ओके, अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझ लोगे। ठीक है, जो वाइंडिंग के टर्न है N1 है, इधर N2 है। ठीक है, इस वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा वो E1 होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो E2 होगा। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल की समझते जाना। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लो म्यूचुअल इंडक्शन का। अगर किसी सोलेनॉइड पर, ठीक है, किसी सोलेनॉइड पर तुमने करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर ये फ्लक्स किसी दूसरे सोलेनॉइड को, कोई दूसरा एक सोलेनॉइड है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको अगर ये लिंक करेगा, मतलब इसको काटेगा, ठीक है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा और जिसकी वजह से बाहर पथ पर, अगर पथ क्लोज है, तुम्हारा करंट प्रवाहित करने लग जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आया? ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कि अगर कोई जैसे कि कोई फ्लक्स से करंट जनरेट होती है और करंट से ही फ्लक्स जनरेट होती है। देखो यहाँ पे करंट से फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ये फ्लक्स यहाँ पे काटा, ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, या ईएमएफ अगर क्लोज सर्किट है तो फिर करंट उत्पन्न होगी, मतलब फ्लक्स से करंट और करंट से फ्लक्स उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, चीज़ें बहुत ही आसानी से तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, सारी वर्किंग प्रिंसिपल तुरंत समझ आएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है इसका, जब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड ना लगा हो, मतलब ये सर्किट क्या हो, ओपन हो, मतलब यहाँ से ये लोड को हटा दो, ठीक है। कुछ देर के लिए ये लोड यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। तो जब लोड नहीं लगा तो ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं, खुले हुए हैं, कोई लोड भाई लगा ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, उस कंडीशन जब तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एक करंट फ्लो करने लगेगी, जिसको हम लोग अभी नाम दे रहे हैं आई नॉट। आई नॉट का मतलब नो लोड करंट, मतलब इधर सेकेंडरी साइड में तुम्हारी कोई भी करंट या लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब करंट फ्लो करेगी तो करंट इस वाइंडिंग में जाएगी, वाइंडिंग में जाएगी तो क्या उत्पन्न करेगा, एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स उत्पन्न करेगा तो इधर ये वाला पोल तुम्हारा नॉर्थ बन जाएगा और इधर वाला तुम्हारा साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ से फ्लक्स निकलते हुए इस वाइंडिंग को कट करते हुए और अपना एक क्लोज पाथ बनाएगा, साउथ के अंदर जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गया, इसको काटा, ठीक है, इसको काटा, तो इसको जब फ्लक्स ये फ्लक्स इस वाइंडिंग को काटेगा या लिंक करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। उस ईएमएफ को क्या, कौन सा नाम दे रहे हैं हम, E2 कर रहे हैं, ठीक है। और यही फ्लक्स इस वाइंडिंग को भी तो काट रहा है, जो ये फ्लक्स गया फाइम, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ मेन फ्लक्स, इसे रेड कलर से डिनोट किया हूँ फाइम, ठीक है, जो कि बिना लोड की कंडीशन में है, फाइम तुम्हारा है, ठीक है। ये इस वाइंडिंग को भी काटेगा, ठीक है। जब इस वाइंडिंग को भी काटेगा, ठीक है, तो ये भी, इसके अंदर भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिसको नाम दे रहे हैं हम लोग E1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, देखो यहीं लिखा हूँ मैं, व्हेन V1 सप्लाई अप्लाई आई नॉट, मतलब नो लोड करंट फ्लो करेगा। फिर इधर से देखना, इधर से ठीक है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स उत्पन्न करता है, मेन फ्लक्स फाइम उत्पन्न करेगा, ये देखो फाइम उत्पन्न कर रहा है। ये फाइम सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो तो ईएमएफ E2 जनरेट होगा, तथा ये फ्लक्स फाइम जो है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है, मतलब जुड़ रहा है, अतः प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ E1 उत्पन्न करेगा, ठीक है, जो कि V1 के अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। ये E1 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि E इक्वल टू माइनस एंड d∅dt होता है, जहाँ माइनस क्या डिनोट करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। व्हेन लोड इज नॉट अप्लाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट, जब तुमने लोड को अप्लाई कर दिया, तो लोड को अप्लाई करने से क्या होगा, लोड को अप्लाई करने से यहाँ पे करंट I2 बहने लगेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लोड अप्लाई करते ही यहाँ से सर्किट ये क्लोज हो गया, सर्किट ये क्लोज होते हैं यहाँ से I2 करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। अभी तक लोड नहीं लगा था, मतलब यहाँ पे कोई भी सर्किट ओपन नहीं था, लोड नहीं था, तो करंट I2 नहीं फ्लो कर रही थी, बट जैसे ही क्लोज सर्किट इसको मिला I2 करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो अब ये I2 करंट इस वाइंडिंग में भी जाएगा, जब I2 करंट इस वाइंडिंग में जाएगा तो भी ये अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा। जब I2 करंट इस वाइंडिंग में जाएगा तो सिंपल सी बात है, अपने एक फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसको नाम दे रहे हैं हम लोग ∅2। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ इधर रहेगा, साउथ मतलब नॉर्थ से होते हुए अपना ये क्लोज पाथ, जिसको ∅2 से यूज कर रहा हूँ, ये अपना एक क्लोज पाथ ये बनाएगा, ठीक है। ये ∅2 ∅m के जस्ट अपोजिट रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा, तो ये ∅m को कमज़ोर कर देगा, ठीक है, ∅m को कमज़ोर कर देगा। जब ∅m को कमज़ोर कर देगा तो ∅m को अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कि मैं कमज़ोर ना हूँ, तो ∅m किससे जनरेट हो रहा था, I नॉट से या V1 वोल्टेज जनरेट हो, तो ये V1 से और करंट ले लेगा, जिसको हमने नाम दिया है I1 डैश, ठीक है। तो जो और करंट लेने लगेगा, पहले तो I नॉट ले रहा था, फिर I1 डैश करंट और लेने लगेगा, ठीक है, तो और करंट I1 डैश लेने लगेगा। तो जो I1 डैश से करंट उत्पन्न होगा,
ठीक है, वो देखो यहाँ पे phi1 उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो phi1 phi2 के बराबर तथा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये phi2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो जब कैंसिल आउट कर देगा phi1 और phi2 एक दूसरे के विपरीत तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर्किट में सिर्फ कौन सी करंट फ्लो करेगी, phi-m, और यही phi-m इससे E2 से अपना N2 से अपना लिंक करेगा और E2 वोल्टेज जनरेट करता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखा हूँ, व्हेन लोड इज कनेक्टेड I2 करंट इज फ्लो, I2 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तथा I2 जो करंट I2 है सेकेंडरी वाइंडिंग N2 में भी फ्लो करेगी तो फ्लक्स phi2 उत्पन्न करेगा। phi2 देखो उत्पन्न होने लगा। ठीक है, जो कि phi-m के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर phi2 phi-m के अपोजिट होती है तथा phi-m को वीक करती है, मतलब मेन फ्लक्स को वीक करेगी। phi-m का मतलब मेन फ्लक्स। ठीक है, अतः phi-m मतलब मेन फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए V1 से मोर मतलब ज़्यादा करंट I1 डैश ली जाती है। अतः I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I0, जो पहले से करंट जा रही है और I1 और करंट ले ली जा रही है। अतः I1 से उत्पन्न फ्लक्स phi1 phi2 के अपोजिट रहता है तथा इक्वल होता है तथा कैंसिल आउट कर देता है। अतः परिपथ में केवल मैक्सिमम फ्लक्स phi-m प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं EMF फ्लक्चुएशन इसका एक्सप्लेन करता हूँ।